अब हम इसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम को सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ये देखते हैं कि ये कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग्स लेता है, यानी इस दौरान हमें कौन कौन सी चेंज देखने में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर कि जब ये मेन पर होगा या एक्सट्रीम पर होगा या मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए या मेन और एक्सट्रीम के दरमियान, 5 केसेस में मैंने इनको डिवाइड किया है। इन 5 पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले पॉइंट हम कहाँ मौजूद है, शुरू में मेन पोजीशन पर। तो देखते हैं कि जब मैस मेन पोजीशन पर यानी रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तब आप देखते हैं कि इस जगह कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे होते और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी सिफर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो भी सिफर है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं हो रहा, यानी वो भी सिफर हो गया। अब हम इस पर फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स अप्लाई करने पर मैस को पुल करते हैं। जो ही मैस को पुल करेंगे तो ये मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू कर देगा। मतलब ये कि पुल करते हुए हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होने के साथ साथ हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी एक बॉडी मेन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही होती है तब हमें ये नज़र आ रहा होता है कि उसकी रफ्तार में कमी आ रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ सबसे अहम पॉइंट बता दूँ आपको कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में कमी आए तो वेलोसिटी में तो कमी आ रही है, बट उस वेलोसिटी की जो चेंज है वो इंक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रही है वो ज़्यादा हो रही है। अब इस चेंज का मतलब ये नहीं है कि कम या ज़्यादा, इट्स मीन वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब यहाँ जो चेंज है वो इंक्रीज होती जा रही है और हमें पता है जब भी टाइम के लिहाज से किसी वेलोसिटी की चेंज बढ़े तो अब इट्स मीन क्या बढ़ रही होती है, एक्सेलरेशन बढ़ रही होती है। तो यहाँ से पता लगा कि मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए फोर्स बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, चेंज में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आ गई। अब 2 फैक्टर मजीद देख रहे हैं। पहला फैक्टर कि यहाँ अब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है और मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है। 1/2 m कांस्टेंट है, साथ इक्वल का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी v² के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है और यहाँ से m और g कांस्टेंट फैक्टर हैं। तो यहाँ से पता लगा पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू h होता है। बट यहाँ चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम h नहीं लेंगे बल्कि डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो h की जगह रिप्लेस कर देंगे x। तो यहाँ से पता लगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू x है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि अगर x बढ़ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो अब हमें यहाँ क्या पता लग रहा है कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस जगह पर चूंकि वेलोसिटी में कमी आ रही है तो वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम कहेंगे कि मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली चूंकि यहाँ से मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, एक्स बढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, तो हम कहेंगे कि मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बात समझ आ गई। अब जब यहाँ से हम चलते 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 एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँच गए, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक क्या होगा, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम हो चुका होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ चूंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो चुका है तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ से कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। लेकिन अब जरा नोट करें यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक क्या होगा। चूंकि वेलोसिटी में यहाँ से जाते हुए कमी आ रही है तो यहाँ पर कुछ कम हो गई, यहाँ उससे और ज़्यादा कम, यहाँ उससे और ज़्यादा कम, यानी वेलोसिटी कम होते 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 जिस वक्त हम एक्सट्रीम पोजीशन तक गए तो एक्सट्रीम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सिफर हो गई और वो मैस
मोमेंटली यानी कुछ लम्हे के लिए वहां जाके रुकेगा और कुछ लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और जिस लम्हे एक्सट्रीम पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात क्लियर है? यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स मैक्सिमम तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। इसको मैं सिंपली ये समझता हूं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही है। यानी फर्ज कर लेते हैं कि इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जाते हुए इस तरफ को जाते हुए कम हो रही है। फर्ज कर लिया कि शुरू में मेन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 20 जूल है, फर्ज कर लिया। उसके बाद उस जगह मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि देखिए मेन पोजीशन पर x की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू जीरो होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब यहां से जाते हुए हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रही है। फर्ज करें कि मेन पोजीशन पर थे, मेन से थोड़ा सा आगे गए, इस जगह पर 20 से काइनेटिक एनर्जी कम होकर 15 रह गई, तो 5 जूल जो एनर्जी थी वो कहाँ चलेगी, वो 5 जूल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कि यानी जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी 15 जूल होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ 5 जूल होगी। फिर उससे थोड़ा सा आगे मैच गया तो वहाँ पर फर्ज कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गई। बाकी 10 जूल कहाँ चलेगी, वो बाकी 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में अपीयर हो गई। सिमिलरली जब हम एक्सट्रीम पर आए तो वहाँ पर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो वो 20 जूल एनर्जी कहाँ गई, वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में अपीयर हो चुकी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है तो वो 20 जूल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में अपीयर हो चुकी है। अब इसी तरह जब हम एक्सट्रीम पर पहुँच गए, एक्सट्रीम पर पहुंचने के बाद हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो किया गया वर्क है वो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो चुका होगा। तो उसके बाद क्या होना है कि वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में अपीयर होगी, जो इसको अपोजिट साइड पर लाने की कोशिश करेगी और ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो फर्ज कर लिया कि वो मेन पोजीशन की तरफ आ गया। अब एक्सट्रीम से मेन की तरफ अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। जिस वक्त बॉडी एक्सट्रीम से मेन की तरफ आ रही है, अब हो क्या रहा है, अब दोबारा से वही फिनोमेना, चूंकि एक्सट्रीम से मेन की तरफ आते हुए x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। x की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ आ गई? बट हमें पता है कि जो जो हम मेन की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी में क्या हो रही है, इंक्रीमेंट आ रहा है। इसकी कॉमन सी मिसाल मैं देता हूँ। एक बंदा झूले पर ठहरा हुआ है और उसको हमने पुश किया है, वो ऊपर की तरफ गया, उसकी वेलोसिटी में कमी आती जा रही थी। बट जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती आएगी, मेन पर आके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इट्स मीन कि एक्सट्रीम से मेन की तरफ आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो मेन से एक्सट्रीम की तरफ जब हम आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब चूंकि डिस्प्लेसमेंट में कमी आ रही है तो इसका मतलब कौन सी चीज कम हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी। ये डिस्प्लेसमेंट में कमी आने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कमी। सिमिलरली अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चूंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक वेलोसिटी से है तो वेलोसिटी में क्या आ रही है, इंक्रीमेंट। इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ये तो था हमारा कंसेप्ट। कब, जब हम मेन पर थे, या जब हम मेन से एक्सट्रीम की तरफ गए, या जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर थे, या जब हम एक्सट्रीम से मेन की तरफ आए। फाइनली एक लास्ट में कंसेप्ट है कि बिटवीन मेन एंड एक्सट्रीम। यहां पर जाने से पहले फिलहाल यहां देखें कि जब हम कहां आ गए, इस मेन पोजीशन पर, तो इस मेन पोजीशन पर आकर अब क्या ऑब्जेक्ट यहां रुक जाएगा? नहीं भाई, यहां ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट यहां रुकेगा नहीं, बल्कि ये हरकत में था। अब आप 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी की वो एबिलिटी जो ये चाहे कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, और अगर वो कंटिन्यू में है तो वो कंटिन्यू होती रहे। तो उस एबिलिटी को क्या नाम देते हैं, इनर्शिया। इट्स मीन जिस वक्त बॉडी मेन पर आएगी तो मेन पर इस बॉडी का इनर्शिया चाहेगा कि चूंकि ये उधर से हरकत में आ रही थी तो अब ये रुके नहीं बल्कि हरकत को कंटिन्यू रखे। तो इस कंटिन्यूटी की वजह से ये
मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू इनर्शिया, और फिर उसके बाद दोबारा इस तरफ को जाते हुए मीन से एक्सट्रीम वाला वही पैरामीटर कि जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होंगे इनर्शिया की वजह से तो फोर्स बढ़ रही होगी, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, और उस वक्त इसके अंदर वेलोसिटी में कमी आ रही होगी, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही होगी। सिमिलरली जब हम एक्सट्रीम पर चले जाएंगे, दोबारा वही एक्सट्रीम वाला कंसेप्ट कि वहाँ एक्सट्रीम पर जाकर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि यहाँ जाके कुछ लम्हे के लिए वो ऑब्जेक्ट जो रुकेगा वहाँ उसकी v की वैल्यू सिफर होगी, जिसकी वजह से वहाँ एक्सट्रीम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी सिफर हो जाएगी। फिर दोबारा क्या होगा, वहीं इनर्शिया की वजह से जो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, तो अब वो दोबारा इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स अपीयर होगी, जिसकी वजह से ये दोबारा पीछे की तरफ मीन से एक्सट्रीम की तरफ आएगा। तो दोबारा मीन से एक्सट्रीम की तरफ आते हुए एक्स की वैल्यू में कमी आई और ए की वैल्यू एक्सेलरेशन में कमी आना शुरू हो गई, जबकि इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई और उस दौरान उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आना शुरू हो गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। फिर दोबारा फाइनली जब ये मेन पोजीशन पर आ जाएगा तो मेन पोजीशन पहुंचकर दोबारा वही फिनोमेना होगा कि वहाँ पर एक्स की वैल्यू सिफर हो चुकी होगी, जबकि वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अब मैक्सिमम हो चुकी होगी। इट्स मीन वेलोसिटी मैक्सिमम होने से वहां पर काइनेटिक एनर्जी इस मेन पर मैक्सिमम हो चुकी होगी और पोटेंशियल एनर्जी सिफर हो चुकी होगी। यहाँ 20 से मुराद ये कि आप यहाँ मैक्सिमम लिखेंगे। हाँ जी, बात क्लियर है। तो ये तो था हमारा पूरी कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर कंसेप्ट कि किस तरह वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहे हैं। बट सिंगल एक कंसेप्ट बच चुका है, वो कंसेप्ट ये है कि जब हम मेन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान हैं, मिडल में, तब क्या होगा, वट वुड हैपन व्हेन वी विल इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप देखें, हमें पता है कि जब हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फर्ज कर लिया कि हम पहले मेन पोजीशन पर मौजूद हैं, यहाँ एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, मीन से एक्सट्रीम की तरफ। मीन पर फर्ज कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सिफर। ये हम पढ़ चुके हैं, जबकि हम यहाँ भी देख चुके हैं कि मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब इसमें कमी आते आते जब हम मिडल में पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आधी लॉस हो चुकी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी जो आधी लॉस होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में अपीयर हो जाएगी। इट्स मीन कि सेंटर में अगर काइनेटिक एनर्जी फर्ज कर लें 10 जूल लॉस हो गई, 10 जूल बाकी बच गई, तो वो 10 जूल जो लॉस हुई है वो कहाँ गई है, वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में अपीयर हो चुकी है। तो यहाँ से एक अहम एमसीक्यू बन गई, वो ये थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए मीन और एक्सट्रीम के दरमियान काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं। पहला कंसेप्ट ये आ गया। इसी तरह जब हम एक्सट्रीम पर गए उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी सिफर हो गई, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, वो काइनेटिक एनर्जी जो 20 जूल थी वो सारी की सारी किसकी शक्ल में अपीयर हुई, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, और यहाँ पर कितनी बन गई, 20 जूल बन गई। बात समझ आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल तो हमने ये देखा है कि मीन और एक्सट्रीम के दरमियान काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, सेंटर में मैक्सिमम होते हैं, और उसके बाद इसकी सेंट्रल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि सेंट्रल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो आपने बच्चों इसको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, इसका प्रूफ हायर क्लासेस में है कि सेंट्रल पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो x/2 होता है, याद रख लें। यानी कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको 2 पर डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है वो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है उसकी मेन मतलब कि सेंट्रल पोजीशन पर। बात समझ आ गई। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट किसके हवाले से, मीन और एक्सट्रीम के हवाले से, और इनके दरमियान क्या चेंजेस आती हैं और मुकम्मल ऑसिलेशन क्या होती है। अब मैं इसको टू द पॉइंट यूँ बात क्लियर कर देता हूँ कि जब हम मेन पर मौजूद हैं तो मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फिर जब हम एक्सट्रीम पर चले जाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मेन की तरफ आता है। जब मेन पर पहुँच जाता है तो मेन से फिर बॉडी रिस्टोर फोर्स की वजह से नहीं जाएगी, बल्कि वो फिर इनर्शिया की वजह से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी। फिर जब एक्सट्रीम पर आ जाएगी तो एक्सट्रीम से दोबारा वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पर आएगी,
और इस दौरान चेंजिंग क्या आ रही है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए फासला बढ़ रहा है, जिससे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और एक्सलेरेशन इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली फिर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए क्या हो रहा है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए एक्स की वैल्यू कम हो रही है, एक्सलेरेशन भी कम हो रहा है, जबकि वेलोसिटी बढ़ रही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू के तौर पर याद होनी चाहिए। इसके बाद अब हम मैच अटैक टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखते हैं और इसकी ऑल डिपेंडेंसीज देखेंगे, इनके रिलेशन बनाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटीज करेंगे, सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले। पहली चीज़ कि हमारी बुक के अंदर टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2πm/k एज इट इज़ है, जबकि इसका पूरा प्रूफ आपको फर्स्ट ईयर में 7वें चैप्टर में मिल जाएगा। बट यहाँ आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, T = 2πm/k√। सिमिलरली हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, याद रख लें। आगे हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी की, F = 1/t। अब इस t की जगह मैंने ये फार्मूला लगाया 1/t = 2πm/k√। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला 1/2π के ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिल गया 1/2π k/m√, मिल गया। बात क्लियर है। यहाँ से दो बातें प्रोपोर्शनैलिटी के हवाले से कि यहाँ देखें आप कि t के सामने m है तो t प्रोपोर्शनल टू m√, है। सिमिलरली यहाँ टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k√, है, जबकि यहाँ देखें तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू k√, है, जबकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m√, है। यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम का मैस बढ़ा दें तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर मैस कम कर दें टाइम पीरियड कम हो जाएगा। बात समझ आ गई। सिमिलरली यहाँ पर देखें मैस स्प्रिंग सिस्टम में उस स्प्रिंग के k की वैल्यू बढ़ा दें, मतलब कि हार्ड स्प्रिंग लगा दें तो हार्ड स्प्रिंग का टाइम पीरियड कम होगा, जबकि सॉफ्ट स्प्रिंग लगा दें यानी k की वैल्यू कम कर दें तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो k अगर k की वैल्यू बढ़ा दें उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, k की वैल्यू कम कर दें फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम का मैस इंक्रीज कर दें उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर मैस कम कर दें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसी तरह अब और एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि इनकी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी क्या है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि टाइम पीरियड दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से हैं, मैस पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर। फ्रीक्वेंसी भी मैस पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि चाहे टाइम पीरियड है चाहे फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर जिस पे इनकी डिपेंडेंसी है वो क्या है हमारे पास कि दे डिपेंड अपॉन मैस, और दूसरा फैक्टर क्या है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के पर डिपेंड कर रहे हैं। यहां से हमने इनकी डिपेंडेंसी चेक कर ली। अब दूसरी चीज ये कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, तो वो दो फैक्टर ऐसे हैं जिन पर डिपेंड नहीं करती। सबसे पहला फैक्टर, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करते, याद रख लें। किस पर डिपेंड नहीं करते, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करते। एक और फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करते वो फैक्टर हमारे पास क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है कि जब हम इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस एक्सटर्नल फोर्स पे भी डिपेंड नहीं करते, और जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहे। यानी ये वो फैक्टर हैं जिन पर मैस स्प्रिंग सिस्टम का ना तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है ना ही फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। अब कुछ डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं कि फर्ज कर लें यही दो फार्मूले दिए गए हैं, T = 2πm/k, F = 1/2π k/m। अब इसके अंदर सबसे पहले एमसीक्यू आपको कह सकता है कि बताएं कि अगर मैस को 2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए क्या होगा टाइम पीरियड या क्या होगा फ्रीक्वेंसी। तो अब देखें अगर मैस को 2 टाइम बढ़ाएं इसका मतलब ये होता है कि मैस के साथ 2m बढ़ा देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर जो ही 2m लगाऊंगा तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 2√, बाहर लेना पड़ेगा। बाकी फैक्टर क्या बच गया, 2πm/k√। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि न्यू टाइम पीरियड 2 अंडर रूट टाइम क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है।
सिमिलरली फ्रिक्वेंसी की बात करें तो f इज इक्वल टू, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, चूंकि m डबल कर दिया तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें 2 अंडर रूट बाहर लेना पड़ेगा, और ऊपर वाला फैक्टर 1/2 पाई k/m अंडर रूट क्या है, ये ओल्ड फ्रिक्वेंसी है। तो न्यू फ्रिक्वेंसी ओल्ड फ्रिक्वेंसी की 2 अंडर रूट टाइम कम हो चुकी है। बात क्लियर है? मैथ स्प्रिंग सिस्टम में इसी तरह और MCQ आ सकती है कि अगर वो कह रहा है मैथ्स को 2 टाइम डिक्रीज कर दें। मैथ्स को 2 टाइम डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, यहां पर क्या करेंगे, m/2 कर देंगे। जब आप m/2 करेंगे तो फिर 2 अंडर रूट नीचे आ जाएगा। इसका मतलब तब क्या होगा, तब टाइम पीरियड 2 अंडर रूट टाइम डिक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर मैथ्स को 2 टाइम कम कर दें तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम जब कम करेंगे m/2 कर देंगे, 2 पर चला जाएगा, 2 अंडर रूट बाहर लगा लेंगे तो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 2 अंडर रूट टाइम इंक्रीज हो जाएगी अगर मैथ्स डिक्रीज कर दिया जाए। इसी तरह और MCQ पूछी जा सकती हैं। वो MCQ क्या है, वो आपको कहें कि अगर k की वैल्यू 2 अंडर रूट टाइम बढ़ा दें तब क्या होगा, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी। k की वैल्यू 2 अंडर रूट टाइम बढ़ाने का मतलब ये है कि k को 2k कर देना है आपने। जब आप यहाँ पर 2k करेंगे 2 अंडर रूट नीचे आ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, टाइम पीरियड 2 अंडर रूट टाइम हो जाएगा, ये नहीं कम हो जाएगा 2 अंडर रूट टाइम। जबकि अगर k की वैल्यू को यहाँ पर मैं 2 अंडर रूट करूँ तो ये इस जगह जब 2 अंडर रूट करेंगे तो 2 अंडर रूट बाहर ले लेंगे, तो फ्रिक्वेंसी कितनी बन गई, ओल्ड फ्रिक्वेंसी से न्यू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 2 अंडर रूट टाइम इंक्रीज हो चुकी है। सिमिलरली और MCQ पूछी जा सकती हैं। वो आपको कह सकता है कि अगर k को 2 टाइम डिक्रीज कर दें तो आप क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ k की वैल्यू को 2 टाइम डिक्रीज करने का क्या मतलब होगा, k की जगह आपने क्या लगाना होगा, डिवाइडेड बाय 2 करने। जब इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 2 पर चला जाएगा तो न्यू टाइम पीरियड यहाँ से क्या मिलेगा, वो 2 अंडर रूट टाइम t मिल जाएगा। इसी तरह फ्रिक्वेंसी क्या मिलेगी, यहाँ पर k/2 करेंगे 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितनी मिल जाएगी हमारे पास, 2 अंडर रूट टाइम डिक्रीज होकर मिलेगी। यहाँ एक बात माइंड में बिठा लें कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे MCQ में 2 अंडर रूट टाइम दे, वो आपको 3 गुना कह सकता है, 4 गुना कह सकता है, 10 गुना कह सकता है, कोई भी कह दे, मेन सारा प्रोसीजर वही होगा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। नेक्स्ट और फैक्टर, अगर वो आपको कहे कि अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा दें या डबल कर दें या 3 टाइम कर दें, 4 टाइम कर दें, फिर टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देखें कि इन दोनों फार्मूलाई में टाइम पीरियड ना तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहे हैं, ना ही फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। इट्स मीन हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उसमें टाइम भी सेम है और फ्रिक्वेंसी भी, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे। सिमिलरली अगर वो आपको कहे कि अगर हम इसमें मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसमें डिस्प्लेसमेंट डबल कर दें तब क्या होगा, डबल कर दें, 3 टाइम कर दें, इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी। चूंकि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहे, इसका मतलब हर वो फैक्टर जिस पे टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करेंगे, अब उस फैक्टर को चाहे वो MCQ में इंक्रीज करने का कहे चाहे डिक्रीज करने का, आप उसके अंदर क्या कहेंगे कि टाइम और फ्रिक्वेंसी क्या है दी, वो सेम है। तो it's all about conceptual approach toward the mass attack to a spring। तो अगर मज़ीद भी अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।